हेलो नमस्कार साथियों। तो दोस्तों अभी 31 अगस्त 2020 को हमारा BSTC 2020 का पेपर हुआ था। 31 अगस्त को उस पेपर का जो पार्ट ए है मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग वाला पार्ट है, मानसिक अभिक्षमता वाला, उसको अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसके आंसर के साथ उसका पूरा पेपर का मैं आपको पूरे जो 50 क्वेश्चन है हमारे पार्ट ए के, रीजनिंग वाले पार्ट के जिसको बोलते हैं, उसके पेपर को अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पर फटाफट बता रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन यहाँ बने नहीं हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस पेपर के सॉल्यूशन के पार्ट ए को केवल मैं देखो रीजनिंग वाला पार्ट करवाऊंगा। पार्ट ए मेंटल एबिलिटी पेपर सॉल्यूशन, मैं ज़्यादा पूरा पेपर नहीं करवाने वाला आपको। यहाँ पर केवल रीजनिंग वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो उन क्वेश्चनों को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो पेपर आपके पास लगभग सभी के पास होगा, क्योंकि उसका शायद पेपर कईयों को दिया नहीं है, कईयों को किसी के पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इस पेपर की PDF है दोस्तों। उस PDF के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है साथियों, YW ZX अनुपात में दिया उसने US VT, और समानुपात में हमसे बोला उसने MKNL हमसे बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसके स्थान पर क्या आएगा। अब देखो इस प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं कि जो रिलेशन से इसके रिलेशन, इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है ना, वो का वही रिलेशन इन दोनों में बनेगा। समझ में आ रही है? यानी जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। अब इन दोनों में किस तरह से संबंध बन रहा है उसको ध्यान से समझना। देखो यहां पर ध्यान देना, WXYZ STUV इस तरह का संबंध बन रहा है। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास देखो KLMN, तो देखो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है IGHA, अगला ऑप्शन दिया है IGJH, अगला ऑप्शन है IGJJ, और अगला ऑप्शन है IGHH। अब देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका दूसरा चौथा पहला दूसरा चौथा पहला तीसरा लगातार, जैसे WXYZ STUV KLMN। तो दूसरा देखो G, यहां पे क्या आना चाहिए था H, पहला गलत है। यहां पे देखो GHIJ, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? तो पहले में हमारे पास क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। दूसरा हमसे बोल रहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। ध्यान से समझना इसको। राम और कौन कौन है? श्याम है। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। राम की जो उम्र है श्याम से 5 गुना ज्यादा है, तो श्याम की x मान लो तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। अगर उन दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर है, दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर है, तो 5x माइनस में x 8 साल का अंतर हो गया, तो 4x बराबर कितनी आ गई? 8, 4 से घटा 2। राम की उम्र पूछा उसने, राम की उम्र यानी x का मान 2 आ गया है बच्चों, तो 5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10। राम की उम्र क्या आ जाएगी? 10। दूसरे का आंसर क्या आ गया? B आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के समान है? 1, 8, 27 इसके समान हमारे पास ऑप्शन दिया उसने A 64, 125, 216। ऑप्शन B दिया है दोस्तों उसने 5, 12, 32। ऑप्शन C दिया है दोस्तों उसने 60, 79, 86। ऑप्शन डी दिया उसने 33, 67, 73। अब देखो इस तरह का जो प्रश्न, इसका मतलब ये होगा कि जो संबंध इन संख्याओं में बन रहा है ना, वह संबंध कौन से ऑप्शन में हमारे पास बन रहा है, जिस ऑप्शन में वो संबंध बन रहा है वही हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों
1, 8, 27। अगर आपने कहीं क्लास ली है या समझा है तो आपको पता होगा कि ये 1 का घन होता है, ये 2 का घन होता है, ये 3 का घन होता है। तो 1, 2, 3 लगातार संख्याओं का घन हो रहा है। तो इसमें देखो कि घन संख्याएं कौन से ऑप्शन में बन रही है। क्या इसमें ऐसी कोई संख्या है क्या जो घन संख्या है? क्या इसमें है क्या? नहीं है। क्या इसमें है क्या? नहीं है। क्या बचा? केवल ए। और बता देता हूं क्या है ये। 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन। 4, 5, 6 का घन बन रहा है, लगातार बन रहा है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों। देखो हमारे पास क्या क्या दिया उसने, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है ये। गाजर दिया है, खाद्य पदार्थ दिया है, और क्या दिया है? सब्जियों। ये दिया है सब्जियों, और इसका वेन डायग्राम हमसे ढूंढ रहा है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ये अलग अलग दोनों, एक पूरा। फिर ये ऑप्शन सी में दिया है इस प्रकार से, ऑप्शन डी में दिया है इस प्रकार से अलग। ध्यान देना दोस्तों, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जी। देखो गाजर जो हमारी होती है कैरेट, खाद्य पदार्थ तो है ही वो, अरे है कि नहीं है? गाजर खाद्य पदार्थ है और इसको अपन सब्जी में भी शामिल करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो गाजर है वो खाद्य पदार्थ भी है, और ये किसको शामिल कर लेते हैं? इसको अपन सब्जी में शामिल कर लेते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? सब्जी में। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए नंबर का आंसर सही होगा, चौथे का। चौथे का कौन सा होगा? ए होगा। चलिएगा, 5वां क्वेश्चन हमसे बोला कि चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से। चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात, यानी इसका उल्टा हो रहा है। तो बताना बाढ़ से संबंधित क्या होगा? बाढ़ से संबंधित, अगर बाढ़ आएगी तो ज्यादा बहेगा, तबाही, नाश, नदी, सूखा। तो बताना बाढ़, अगर देखो यहां चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात बोला है। अब प्रति चक्रवात मतलब चक्रवात का उल्टा हो गया, तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा? अरे बाढ़ कब आएगी? जब पानी ज्यादा बरसेगा, पानी ज्यादा बहेगा, और पानी ज्यादा बहेगा तो इसका उल्टा क्या होगा? मतलब सूखा पड़ेगा। तो जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना? चलिएगा, छठा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कबूतर, पक्षी और कुत्तों में संबंध पूछ रहा है हमसे। देखो इधर, चलो मैं एक बार मिटाता हूं इसको छठे क्वेश्चन के लिए। आसान आया है, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आया है। कुछ एक क्वेश्चन इसमें मैथ के भी डले हैं, आसान आसान डले हैं, जैसे अभी छोटे छोटे प्रश्न ही डले हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन डले नहीं है इसमें। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। चलो चलिएगा, देखो कबूतर, पक्षी और कुत्ते। कबूतर, पक्षियों और कुत्ते की बात कर रहा है, उसका वेन डायग्राम हमसे ढूंढने के लिए बोल रहा है। ए ऑप्शन तो इस प्रकार से है, ठीक है। जो बी ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, जो सी ऑप्शन है हमारा वो इस प्रकार से है, और डी ऑप्शन है जो इस प्रकार से है। देखो कबूतर जो होता है वो पक्षी होता है, और कुत्ता क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो कबूतर जो है हमारा वो पक्षी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा कुत्ता। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी आएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? छठा। छठे में क्या आएगा? डी आएगा। चलो चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, इस 7वें क्वेश्चन में हमें दिया है दोस्तों, उसने क्या दिया है 7वें क्वेश्चन में? देखो समीकरण बना के दिया उसने, 2 प्लस में 8 गुणा में 16, 2 प्लस 8 गुणा 16 माइनस में 4 भाग 2, और हमसे इसके मान पूछ रहा है। लेकिन मान कैसे पूछ रहा है? ऐसे कैसे नहीं पूछ रहा है, उसने हमें एक स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है। उसने क्या बोला है कि अगर भाग का मतलब गुणा है, यानी जहां भाग है वहां गुणा रखेंगे, गुणा का मतलब माइनस है, यानी जहां गुणा है वहां माइनस रखेंगे, और प्लस का मतलब गुणा है, यानी प्लस की जगह गुणा रखेंगे, और माइनस का मतलब भाग है, जहां माइनस वहां क्या रखेंगे? भाग, यानी चिन्ह बदलेंगे इनके। तो ध्यान देना कैसे हल करना है। 2 प्लस का मतलब उसने क्या बोला है? प्लस का मतलब बोला है गुणा, यानी 8 गुणा है, गुणा का मतलब उसने क्या बोला है? -16, माइनस है, माइनस का मतलब उसने क्या बोला है? भाग, तो भाग कितना कर देंगे? 4, और भाग का मतलब उसने क्या बोला है? गुणा 2। और अब इसका मान निकालना अपने को, अब इसका मान निकालना है, ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना,
सरलीकरण का एक रूल होता है, बोर्डमास का नियम जिसको बोलते हैं, यानी पहले भाग वाली चीजें हल होती हैं, भाग वाली यानी इन दोनों के बीच में भाग है, तो 4 से कट गया 4 चौक 16। तो बताना अब गुणा हल होगा तो 8 दूनी कितना हो गया 16, और इधर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 16 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। कौन से का? 7वें का। 8वां हमसे बोल रहा है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। सॉरी, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 4 7 11 18 29 47 डैश 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 123 और 199 हमसे बोल रहा है कि इसका लुप्त पद ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, लुप्त पद कैसे याद करना है, ध्यान से इसको समझना। देखना यहां पर उसने क्या क्या बातें बोली हैं, क्या क्या बातें बोली हैं, इस चीज को यहां पर समझने की आप कोशिश करना। ठीक है, चलो देखना क्या क्या दिया उसने। 4 7 11 18 29 47, यानी कि देखना यहां पर 4, यहां पर कितने का डिफरेंस दिया उसने 3 का। ठीक है, चलो यहां पर कितने का है 4 का, यहां पर कितने का है 7 का। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछले 2 अंकों को जोड़ करके अगला अंक मिल रहा है, पिछले 2 अंकों को जोड़ करके अगला अंक मिल रहा है, पिछले 2 अंकों को जोड़ करके अगला अंक मिल रहा है, पिछले 2 अंकों को जोड़ करके अगला अंक मिल रहा है। देखो कैसे, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 29 को जोड़ दो, 47 और 29 को जोड़ूंगा तो देखो 9 और 7 16 का 6 हासिल, 1 4 और 3 7, कितना आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, पिछले 2 अंकों को जोड़ करके अगला अंक प्राप्त किया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ है। देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है, जो इस प्रकार से है कि ध्रुव चुंबक, समानुपात में बोला उसने क्वेश्चन मार्क और बैटरी। बैटरी देखो, जो चुंबक होती है ना, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक जो हमारी होती है उसमें 2 ध्रुव होते हैं दोस्तों, और 2 ध्रुव कैसे होते हैं, एक तो होता है एन और एक क्या होता है एस। जो हमारे पास मैग्नेट होती है उसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो चुंबक में ध्रुव होते हैं, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में ऊर्जा होती है, क्या बैटरी में बिजली होती है, बैटरी में टर्मिनल होते हैं, बैटरी में सेल होती है। क्या होता है बताओ, यहां पर क्या होगा, बैटरी में हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी आएगा, टर्मिनल। कई इसमें सेल भी करके आएंगे रे भाई, सेल के अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है, ठीक है ना। चलो 10वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत शब्द के जोड़े को ज्ञात करना है। कि असंगत का मतलब कौन सा है, कि इसमें से गलत कौन सा जोड़ा है। तो 10वां जो क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, हमसे बोल रहा है ए ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन में असंगत छांटना, में डायरेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन बोल रहा है विस्तृत चौड़ा, विस्तृत चौड़ा। दूसरा ऑप्शन है हल्का भारी, तीसरा ऑप्शन है लघु छोटा, और चौथा ऑप्शन है बड़ा विशाल। अब देखो इसमें से असंगत कैसे बनेगा। देखो विस्तृत का मतलब क्या होता है, चौड़ा, यानी दोनों समान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हल्का भारी, हल्का भारी यानी एक तो हल्का और एक भारी, यानी कि विपरीत बन गया। ये ए ऑप्शन में दोनों समान है, बी ऑप्शन में दोनों विपरीत हैं। सी ऑप्शन की तरफ आते हैं लघु छोटा, लघु का मतलब छोटा होता है, दोनों समान बन गए। और बड़ा का मतलब विशाल, विशाल होगा यानी कि बड़ा होगा, यानी कि ए सी और डी है वो तो समान समान बन रहे हैं, लेकिन ये बी वाला ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है हमारे पास 10वें में, तो 10वें में बी आएगा, वो क्या आएगा हल्का भारी, यानी विपरीत बना के दिया है। 11वां क्वेश्चन देखो गुणा करके दिया है, बिल्कुल क्या क्वेश्चन दिया है यार उसने, 0.003 इंटू 0.02 गुणा करना है, का मान ज्ञात करो। देखो गुणा कर दो इसको, 3 दूनी 6। अब कितने अंक हैं छोड़कर दशमलव लगाना है, 3 अंक यहां पर, 2 अंक यहां पर, 5 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। 1 अंक हमारे पास आ गया, तो अब इसके बाईं तरफ 0 लगाओ, 1 2
3 4, 5 अंक हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो यहां पर क्या लगा दो दोस्तों, दशमलव, यानी कि 0.4 बार 0 और क्या आएगा, 6 आएगा। 4 बार 0 और क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन है डी। देखो डी ऑप्शन क्या चालाकी की उसने, यहां पर और 0 लगा दिया। अरे यहां संख्या के बाद कोई भी 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 11वें आंसर का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 11वें में क्या आंसर होगा, डी होगा। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बहुत बच्चों को समस्या आई होगी। आई क्या है कि मेरे से भी पूछा गया था, काफी बच्चों ने मेरे को व्हाट्सअप किया था ये क्वेश्चन है कि सर इस क्वेश्चन को बताओ ये कैसे होगा। चलो करते हैं 12वें का पोस्टमार्टम। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। आसान पेपर आया है, बिल्कुल आप मत टेंशन लो इसकी, घबराओ मत 1% भी। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस प्रकार से आया है कि निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। चलो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं। 72, 96, 108, फिर आया इधर 24, इधर आया क्या 16, और यहां पर है क्वेश्चन मार्क, और अगला बोला है क्या उसने 6, 12, 18। अब देखो कैसे करना है इसको। इसके ऑप्शन दिए उसने 12, 16, 18, 20। ऑप्शन है 12, 16, 18, 20। ध्यान देना ये कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। समझना इसको, बहुत अच्छा सवाल है। बॉक्स बना के दिया, मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं यहां पर, ध्यान देना इधर। देखिए दोस्तों उसने क्या किया है, यहां 72 है, देखो 24 है, इस 24 का आधा कर दो, कितना हो गया 12। इन दोनों को गुणा कर दो, 12 छक्की 72, क्या बन गया 12 छक्की 72। इसका आधा कर दो, कितना हो गया 8। इन दोनों को गुणा कर दो, 12 अंटे 96। अब मुझे यहाँ 108 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है 108 बनाना है। अब मैं यहां पर 108 बनाना है तो मैं 18 को कितने से गुणा करूं कि 108 बने। 18 को कितने से गुणा करूं कि 108 बने। भाई ये तो गुणा करने पर होगा ना, यहां कोई संख्या आएगी जो तो आधी होगी और यहां पर ये दोनों बन के आएंगे क्या गुणा। तो यहां पर बताना कितने से गुणा करूंगा मैं उसको 6 से। 18 छक्की 108। लेकिन जो ये 6 है ये कैसे बनेगा, यहां पर जो संख्या आएगी उसका आधा, तो आधा बनेगा तो यहां क्या रहेगा हमारे पास 12 होगा, तभी तो हमारे पास 6 आएगा। फिर 18 छक्के क्या होगा 108 होगा। ध्यान रखना बहुत अच्छा सवाल आया है ये, ठीक है। तो यहां कितना आएगा आंसर हमारा 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14। 13, 14 हमसे बोल रहा है, देखो 13वां और 14वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहां पर हमारी आंखें बहुत धोखा खा जाती हैं। अपन बहुत कोशिश करते हैं फिर भी बहुत गलती कर जाते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। इस तरह का क्वेश्चन कैसे, देखो इसी पैटर्न पर आधारित राजस्थान पुलिस का भी रीजनिंग बनता है, ठीक है ना। और तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न पर होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि निम्न दिए गए अंकों को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दें। तो अंक क्या क्या दिया उसने 7, 5, 9, 5, 2, 3, 5, 9, 2, 3, 5, 9, 2, 3, 5, 9, 4, 8, 5, 9, 4, 8, 5, 9, 4, 8, 5, 9, 5, 4, 5, 9, 5, 4, 5, 9, 5, 4, 5, 9, 3, 5, 5, 9, 3, 5, 5, 9, 3, 5, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 5, 3, 5, 9, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 3, 5, 6, 5, 9, 3, 5, 6, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। छूटना नहीं चाहिए, बस अपना छूटना नहीं चाहिए। चलो अब अगर आप क्वेश्चन बोल रहा है 13वां, इसके अकॉर्डिंग 13 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दोस्तों कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। हमसे बोल रहा है कि कितनी बार 2 लगातार दिए गए अंकों के मध्य अंतर। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जैसे मान लो ये 7 और 5 दोनों लगातार अंक हैं, इनके बीच का अंतर बोलो कितना है 2 है, बोलो है कि नहीं है।
तो एक तो संख्या ये हो गई हमारे पास, और कौन सा है क्या 4 9 इसके बीच में है क्या, अरे 5 और 4 के बीच में है क्या, नहीं है, ये भी लगातार है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये ले लिया तो इसको नहीं लेना, इसको भी लेना है, क्योंकि 5 और 9 भी तो लगातार है, नहीं है क्या 9 और 5 में है, नहीं है क्या 5 और 2 में है क्या, नहीं है, 2 का अंतर देखना है, 2 का अंतर क्या 2 और 3 में है क्या, नहीं है क्या 3 और 5 में है 2 का अंतर, हाँ सर 3 और 5 में है 2 का अंतर, 5 में से 3 घटा लो तो 2 ही तो बनेगा, अपने को तो अंतर देखना, अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, क्या 5 और 9 में है, नहीं, 9 और 4 में नहीं, 4 और 8 में नहीं, 8 और 5 में नहीं, 5 और 9 में नहीं, 9 और 5 में नहीं, 5 और 4 में नहीं, 5 और 4 9 में नहीं, ठीक है, 9 और 5 में नहीं, फिर यहाँ देखो 9 और 3 में है, नहीं है, फिर देखो यहाँ 3 और 5 आ गया है, फिर है, फिर 5 5 में नहीं है, 5 9 में नहीं है, 9 5 में नहीं है, 5 3 ये आ गया जी, 5 3, ठीक है, 5 3 में है तो 3 5 लगातार फिर से आ गया, तो एक और ये बन गया, तो यहां पर 2 आ गई है, ध्यान रखना इसका, फिर इधर 9 है, 4 है क्या, नहीं है, यहां पे है क्या, नहीं है, यहां पे है क्या, नहीं है, यहां क्या, नहीं है, नहीं है, फिर ये देखो 5 3, ये देखो फिर 3 5, तो देखो 2 2 4 5 6 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा इसमें, बी ऑप्शन सही होगा, 7। 13वें में क्या आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 7। 14वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इसमें हमसे 14 प्रश्न ये बोल रहा है कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। प्रश्न को समझो क्या कह रहा है कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया, यानी कि 5 के बाद तो 9 होना चाहिए, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझना, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये बॉक्स जो बनाए थे मैंने, बहुत अच्छा पेपर आया है यार, पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। 14वां क्वेश्चन अपन अब करने जा रहे हैं, और 14वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी से रिलेटेड है वो भी। देखो 14 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आता। कितनी बार 5 के बाद 9, 5 के बाद तो 9 होना चाहिए, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये अपने को करना है। तो ये रहा 5 के बाद 9 है साहब, क्या 5 से पहले 3 है क्या, नहीं है, ये जोड़ा लेना है। 5 के बाद 2 नहीं लेना, 5 के बाद 9 है, लेकिन 5 से पहले 3 है, हाँ है, तो ये वाला जोड़ा अपने को नहीं लेना है। फिर आगे देखो 5 के बाद 9 है, 5 के बाद 9 है, लेकिन क्या 5 से पहले 3 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये जोड़ा लेना है, ये लेना है, 2 हो गए हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं, 5 के बाद 9, बिल्कुल 5 के बाद 9 लेना है, लेकिन 5 से पहले 3 है क्या, नहीं है। यहां पर देखो 5 के बाद 9, क्या 5 से पहले 3 है क्या, नहीं है, लेना है। क्या 5 के बाद 9 3 है, बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं लेना है। यहां पे आ जाओ, 5 के बाद यहां पर 3 है, सॉरी 5 के बाद 9 लेना अपने को, तो 5 के बाद यहां पर 9 है, 3 है क्या, नहीं है, तो ये लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो 14वें में क्या आंसर आएगा, सी आएगा, सी आएगा। 14वें में क्या आएगा, सी आएगा। 5 बार ऐसा हो रहा है कि 5 के बाद 9 है, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रहा है कि श्रेणी का अगला अंक ज्ञात करो। अब श्रेणी का अगला अंक हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो श्रेणी का अगला अंक पूछ रहा है। श्रेणी हमसे क्या दी है 15वें में, उसने 8 22 8 28 8 डैश डैश डैश। अब देखो उसने क्या किया है, 8 8 तो कांस्टेंट रखा है। अब उसने क्या किया, 22 प्लस में 6 28, अब यहां 6 जोड़ा, तो इसमें भी क्या कर दो, प्लस में 6, तो 28 और 6 कितना आ गया, 34। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा इसमें, डी आ जाएगा। तो 15वें में क्या आंसर आएगा हमारा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। समझ में आई बात। 16वां हमसे पूछ रहा है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 आकृति बनाई है उसने। पहली आकृति तो ये है, ये 16वें में है। दूसरी आकृति उसने इस प्रकार से बनाई है, थोड़ी सी उसने मिसप्रिंटिंग कर दी यहां पर, और ये आकृति बनाई है उसने, और एक आकृति ये बनाई है उसने, ये।
ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें से भिन्न कौन सी। देखो दोस्तों, यहाँ पर हर एक कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का जरूर बन रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं, तो असंगत कौन सी होगी? 4 नंबर की आकृति होगी। तो 16वें में क्या आंसर आएगा हमारा? डी आंसर आएगा, 4 डी आंसर 16वें में। 17वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है मैथ का है। देखो मैथ के क्वेश्चन भी इसमें आए हैं, समझना उस क्वेश्चन को भी समझना। मैथ का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन समझना कितना आसान प्रश्न है वो भी। 17 क्वेश्चन बोला कि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये क्वेश्चन मैं क्लास में जब अपने क्लास पढ़ाता हूँ, मैथ की विषय मैथ की क्लास जब लेता हूँ, तो वहां पर मैं करवाता हूँ ऐसा का ये क्वेश्चन सेम। चाहे मेरे नोट्स उठा के देख लेना अगर कोई मेरे से पढ़ा हुआ है तो, और जो मेरे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी होगा और उसने BSTC का एग्जाम दिया होगा, तो मैं बता रहा हूं इस रीजनिंग वाले पार्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो सीधे के सीधे उठ के आ गए हैं। ठीक है, चलो देखो सिक्के दिए अपने को 378 और हमसे उसने बोला है 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और क्या है? 25 पैसे है। ध्यान से समझना। और उनके मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है 13, 11, 7। देखो बच्चों, यहां पर जो कुल दे रखा होता है ना, कुल दे रखा होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर ध्यान देते हैं अपन। जो कुल जो हमारे पास है वो 378 है, कुल 378 है। अब कुल 378 है हमारे पास है, लेकिन है क्या? ये सिक्के हैं। क्या है? सिक्के हैं। लेकिन हमें तो जो अनुपात दिया वो मूल्य का दिया है, हमें इस मूल्य को किस में बदलना है? सिक्कों में बदलना है। पहले किस में बदलना है? सिक्कों में बदलना है। आप मुझे बताना, मेरे पास 1 रुपए है, 1 रुपए का सिक्का है और 13 रुपए मेरे पास हैं, तो 1 रुपए का एक सिक्का ही तो बनेगा। तो 13 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 13 सिक्के। अब ध्यान देना, मेरे पास 50 पैसे के 11 रुपए बन रहे हैं, 11 रुपए बन रहे हैं, रुपए, सिक्के नहीं रुपए बन रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का, क्या बन रहे हैं? रुपए बन रहे हैं। 11 रुपए हैं मेरे पास और 50 पैसे के सिक्कों से बन रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास 1 रुपए में कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। 50 पैसे में 1 रुपए के 2 सिक्के होते हैं। ढोड़ो, अगर नहीं पता तो समझ लो इस बात को। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? 11 रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्कों से बने हैं। 1 रुपए में 2 सिक्के, 2 रुपए में 4 सिक्के, 3 रुपए में 6 सिक्के, 4 रुपए में 8 सिक्के। डबल हो रहा है ना, तो 11 रुपए में कितने सिक्के? 22 सिक्के। अब मेरे पास 7 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 7 रुपए हैं और 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास। अब 25 पैसे के सिक्कों से मुझे 7 रुपए बनाने हैं, तो 25, 25, 25, 25, 25, 25 कितने सिक्के लूं कि 7 रुपए बन जाए? यानी 1 रुपए में बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिएंगे। चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? 25 पैसे के 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के, 2 रुपए बनाने के लिए 8 सिक्के, 3 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्के, 4 रुपए बनाने के लिए 16 सिक्के। इसका मतलब कितने से गुणा? 4 से गुणा। तो यहां पर तो गुणा 1 से, यहां गुणा 2 से, यहां गुणा 4 से, 7 चौके 28। अब टोटल सिक्के कितने हो गए हमारे पास? 28, 22, 50 और कितना हो गया? 13, 63 टोटल सिक्के हैं। अब टोटल सिक्के कितने हैं? 378 है, तो 63 सिक्के हैं टोटल। तो 378 बटा में 63। हमसे पूछ रहा है उसने क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22 से गुणा कर दो। 22 से क्या कर दो? गुणा कर दो। अगर मूल्य पूछता तो कितने से गुणा करते? 11 से। लेकिन सिक्के पूछ रहा है तो सिक्कों की संख्या से गुणा, मूल्य पूछ रहा है तो मूल्य की चीजों से गुणा। यहां 50 पैसे के पूछा तो 22 से गुणा, अगर 1 रुपए के सिक्के पूछता तो 13 से गुणा, 25 पैसे के सिक्के पूछता तो फिर 28 से गुणा। तो देखो दोस्तों, ये 6 3 18, 6 6 36 यानी 6 बार कट गया, 22 छक्के कितना हो गया? 132। कितना हो गया दोस्तों? 132 आंसर। यानी कि 17वें क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा सी। ये कौन सा क्वेश्चन था रे? 17 आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कूट में, कूट भाषा का क्वेश्चन है और कूट भाषा में हमसे बोल रहा है कि STYLE को उसको ने लिखा है क्या? UVZJC, BLUNT को उसने लिखा है DNVL। सही है।
थार। तो हमसे पूछ रहा है क्या, MOULD का मतलब क्या होगा। अब देखो इस प्रश्न में क्या संबंध बना के दिया उसने। देखिए दोस्तों ये क्या है, एस है, एस है, ध्यान से समझना, एस यहां पर यू है। तो देखो STU यानी कि ये 19 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 12 है, ये 5 है। इधर करेंगे तो ये 21 है, ये 22 है, ये 26 है, ये 10 है और ये C3 है। एक से ही समझ में आ जाएगा। 19 2 21 प्लस 2 कर रहा है 20 प्लस 2 22, 25 प्लस 1, फिर 12 माइनस 2 और फिर 5 माइनस 3। यानी कि पकड़ में क्या आया दोस्तों कि शुरू के दो अक्षरों में तो प्लस के 2 कर रहा है, बीच वाले में 1 जोड़ रहा है और पीछे के दोनों में से 2 घटा रहा है। तो दोस्तों M आता है 13 पर, O 15 पर, U 21 पर, L 12, D 4। तो देखो 2 बढ़ाना, 13 में 2 करूंगा तो 15, फिर 15 में 2 करूंगा तो 17, 21 में 1 करूंगा तो 22, उन 12 में से 2 माइनस करूंगा तो 10 और 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2। तो 15 पर O, 17 पर Q, 22 पर V और 10 पर J, 2 पर B। OQVJB, OQVJB, OQVJB कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर। 18वें में क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है ना सारा बस। चलो क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्शन वाला है, दिशा और दूरी वाला प्रश्न है 19वां। पेपर आसान आया है रे दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड पेपर नहीं है ढोड़ो। मैं आपको पूरा रीजनिंग का पार्ट जो भी 50 क्वेश्चन है उनको मैं पूरा सोल्व करवाऊंगा। हो सकता है कि कुछ एक पेपर आज सोल्व हो और हो सकता है कि कुछ एक पेपर कल सोल्व हो। आधे क्वेश्चनों को आज या नहीं तो फिर क्लास क्या है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, और ज़्यादा अपन बात भी नहीं कर रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि माइक अपने घर से निकला, 10 मील पश्चिम में चला। ये उसका घर होगा, इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम चला कितना, 10 मील। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर, देखो इधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है तो दाहिनी तरफ ऊपर मुड़ेगा और दाहिनी तरफ मुड़ करके 10 मील जाता है। ये लो यहां से फिर हो गया कितना, 10 मील। अब वो उत्तर की तरफ जा रहा है इस टाइम, फिर बाएं मुड़कर 5 मील जाता है। इधर जा रहा है तो बायां मुड़ेगा, बायां इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा तो कितना जाता है वो, 5 मील जाता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब देखो अब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब बायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, कितना जाता है वो, 10 मील जाता है। 10 मील का मतलब वो इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी 10 मील हो गया। अब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है इस टाइम ऐसे, यानी पहले वो ऐसे आया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर इधर से यूं आया। अब नीचे जा रहा है ना, अब नीचे जा रहा है तो क्या बोल रहा है, फिर वो यहां से बाएं मुड़ता है। अब देखो नीचे दक्षिण की तरफ जाएगा तो बायां इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा तो मतलब वो कितना जा रहा है, 15 जा रहा है। तो बताना, इधर मुड़ा वो, इधर मुड़ा यहां से यूं और 15 गया तो 5 ये और 10 ये, वापस वो कहां गया, अपने मूल स्थान पर ही आ गया। तो अब उससे क्या पूछ रहा है वो कि तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है। अरे भाई जहां से चला था वो वहीं पे आ गया, तो दूरी क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 0 मील आएगी, 0 मील आएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। जहां से चला था वो वहीं पर आ गया घूम फिर के, और तत्कालिक पूछ रहा है, इसका मतलब अब प्रेजेंट कहां है वो, घर ही तो है। क्या दूरी निकलेगी यार, कैसे बेवकूफ बनाते अपने को ये पेपर वाले, ऐसे मजे लेते हैं अपने जैसे कि अपने को जानते ही ना हो। हाँ बताओ, लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, स्टैंडर्ड स्टाइल के बच्चे हो, स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट भी हो, ठीक है। चलो 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 है। देखो दिव्या और दक्ष 2 व्यक्ति हैं। अब 2 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 22 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 22 दूना 44। देखो औसत जब होता है ना, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। और योग जब ज्ञात करते हैं तो औसत को अपन राशियों की संख्या से गुणा करते हैं। तो ये अपन निकाले इनका 2 का योग, ये कितने का योग है, 2 का योग है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि सुरभि की उम्र और जोड़ दी जाती है तो इन तीनों की औसत 28 हो जाती है। यानी फिर कितना का योग आएगा, 3 का योग आएगा। 3 के योग में यहां कौन जुड़ गई है, सुरभि जुड़ गई है, और इनका कितना है, 28 है, और 28 से कितना होता है, 84, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि सुरभि की उम्र याद करो। अब मुझे बताना सुरभि मेरी 84 में है या 44 में है, बात समझ में आ रही है। अब जिसमें है सुरभि उसमें से उसका माइनस कर दो, तो 84 में से 44 को माइनस करोगे कितना आएगा, 40। सुरभि की आयु क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी रे,
40 आ जाएगी ढोड़ो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। चलो 21 पर आते हैं। ट्वेंटी वन हमसे बोल रहा है दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 20वां में कौन सा ऑप्शन आएगा? 40 कौन से ऑप्शन में है? 40 है डी में। 21 हमसे बोल रहा है कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। राज है जी, ये 21 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बैठक व्यवस्था स्थिति परीक्षण का क्वेश्चन है ये। राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। राज को मुकेश से, किससे? मुकेश से ज्यादा अंक मिले, किंतु प्रिया जितने नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो ना? राज को मुकेश से ज्यादा तो नंबर मिले, किंतु प्रिया जितने नहीं। इसका मतलब प्रिया को ज्यादा मिले किससे? राज से। प्रिया को ज्यादा मिले किससे? राज से। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले हैं, तो प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, तो इसका मतलब गौरव और कविता कहीं इधर होगी। कहां होगी? यहां भी हो सकती है, 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 कहीं पे भी हो सकती है। अगली लाइन पे पढ़ो, गौरव को मुकेश से कम अंक मिले। अब गौरव को जब मुकेश से कम अंक मिले हैं, तो इसका मतलब गौरव को ज्यादा मिले, सॉरी मुकेश को ज्यादा मिले हैं। किससे? गौरव से। परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। गौरव का पांचों में सबसे कम नहीं है, तो गौरव का अगर पांचों में सबसे कम नहीं है, तो इसका मतलब सबसे कम है किसके? कविता के। अब देखो, गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्रिया के हुए कि नहीं हुए? अरे भाई मुकेश से ज्यादा है, राज से सबसे ज्यादा तो यही है, तो ज्यादा तो होंगे ही होंगे। अब हमसे कोई पूछ रहा है अंकों की अवरोही व्यवस्था में। अब देखो, अवरोही का मतलब क्या होता है? एक तो होता है आरोही, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। एक होता है अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब तो होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 इस प्रकार से, ऐसे। ये तो कौन सा क्रम होता है? आरोही। और अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, 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 इस प्रकार से। ठीक है, तो अवरोही क्रम से पूछ रहा है। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? प्रिया, फिर उससे छोटा कौन है? राज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आंसर। कौन से में? 21 में। बताओ यार, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे ये क्वेश्चन तो बिना पढ़ा, जो बिल्कुल कोचिंग जिसने की नहीं होगी ना, वो भी कर लेगा ऐसे क्वेश्चनों को। तो ये बच्चों जैसी बातें हो रही हैं दोस्तों, कुछ हार्ड वाली बातें है ही नहीं है। ठीक है, चलो चलिएगा 22वां क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन कहते हैं कि लड़के का परिचय कराते हुए लड़की बोली। देखो, एक मेरे पास लड़का है और एक लड़की है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लड़के का परिचय कराते हुए लड़की बोल रही है यह मेरे मामा के। लड़की क्या बोल रही है? कि मेरे मामा के पिताजी। इसके मामा, लड़की के मामा का पिता। अरे भाई, आपके मामा का पिता आपका क्या हो गया? नाना। हुआ कि नहीं हुआ? तो लड़की का ये क्या हो गया? नाना। और की लड़की का लड़का है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। पिता की कौन? लड़की, और इसका ये क्या है? लड़का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान दो, क्या अच्छा क्वेश्चन बना है। लड़का और लड़की दो हैं। ये लड़की बोल रही है कि मेरे मामा के पिता, मेरे नाना और मेरे नाना की बेटी, ये इसकी क्या हो गई? ढोड़, माँ हो गई। ढोड़ो क्या हो गई? और माँ का ये बेटा, तो इसका क्या हो गया? भाई। और रिश्ता क्या इन दोनों के बीच? लड़की एवं लड़के का संबंध है बहन भाई का, बहन भाई का। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन था? 22 अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? 23वां क्वेश्चन बोला वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी। अब देखो, वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी। अब देखो, वीणा जो जानते हो आप, सरस्वती माँ का जो वाद्य यंत्र है, आपने देखा होगा, सरस्वती माता के गोद में रहता है वो क्या होती है? वीणा होती है। गिटार आपने देखा ही होगा, वो जो इस प्रकार से बजाते हैं म्यूजिशियन, एक तरफ तो चौड़ा सा गिटार किस तरह का होता है पता है ना आपको? इस प्रकार से बनता है वो, ऐसे ऐसे। ये गिटार इस तरह का होता है।
और सारंगी आप सभी जानते हो, सारंगी जो इतना सा वो होता है यहाँ पर, इसका यूं लगा होता है, इस तरह का सारंगी होता है। और जो बोल रहा है क्या बांसुरी, बांसुरी सभी जानते हैं, तो आप मुझे बताना वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी सबसे अलग कौन सा है? बांसुरी है। क्यों? क्योंकि बांसुरी किससे बजाई जाती है? मुंह से बजाई जाती है। किससे बजाई जाती है? मुंह से बजाई जाती है। क्लियर है ना? तो क्या आंसर होगा? बांसुरी। चलिए 24 का क्वेश्चन है कि 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। देखो ए जो है ना, ए जो है वो भारी है। भारी देखो चिन्ह को मैं भारी, बड़ा, ज्यादा, अधिक ये मान के चलता हूं। ये किस किस से भारी है? बी व डी से। बी और डी की तुलना में भारी है, तो बी और डी दोनों यहां पे आ गए। अभी नहीं पता कि बी और डी में से कौन भारी है। ठीक है, चलो सी है जो डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है। बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, तो मतलब डी भारी होगा। किससे भारी होगा? ये बी से। और उसने क्या बोला? सी है जो डी की तुलना में हल्का है। सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, यानी कि सी भी क्या है? हल्का है। लेकिन ई से भारी है, ई से तो भारी है सी, लेकिन डी की तुलना में क्या है? हल्का। लेकिन बी और सी के बारे में निश्चित नहीं बोला उसने क्या है। तो इनमें सबसे भारी कौन है? ए है। तो सबसे भारी से मतलब ए है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 24 में आंसर क्या होगा? डी होगा आंसर तो। लेकिन आप व्यक्ति पूछे तो क्या आएगा? ए आएगा। आंसर पूछे तो डी ऑप्शन आएगा, डी विकल्प आएगा। ये कौन सा आंसर हुआ हमारा? 24। चलो 25 की बात करते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन कितना मजेदार है, रिश्ते संबंधी है। ए बी की बहन है। हेलो, ध्यान देना। 25वां क्वेश्चन, ए है जो बी की क्या है? बहन है। बहन का मतलब ये माइनस है। माइनस से फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और प्लस जो होता है वो मेल को प्रेजेंट करता है। एफ जी की पुत्री है। ये लो जी, एफ जो है वो इस जी की क्या है? पुत्री है। पुत्री का मतलब ये भी क्या है? माइनस। सी बी की माता है। सी है जो बी की माता है। देखो यहां पर बी रहा तो बी की माता कौन है? सी है, तो ये भी माइनस है, लेकिन इसकी क्या है? ये माता है। अब मुझे बताना, अगर बी की माता सी है और बी की बहन ए, तो ए की भी क्या होगी? माता ही होगी। आगे क्या बोला उसने? आगे बोला है डी है जो सी का पिता है। डी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सी का क्या है? पिता है। चलो इधर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे बना देता हूं। ये डी है, ये प्लस में है, ये सी का क्या है? पिता है। सी का क्या है? पिता है। चलो ध्यान से समझना, आगे क्या बोल रहा है अगली लाइन। हो गया। ई डी की माता है। ई है जो डी की माता है। ए ई होगी कोई यहां पर जो माइनस में, डी की क्या है? माता है। और हमसे पूछ रहा है ई डी की माता, ए का डी से संबंध पूछ रहा है, यानी ए का डी से संबंध पूछ रहा है, तो एफ और जी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ध्यान से समझना, यहां पर संबंध निकालते हैं। ए का किससे पूछ रहा है? डी से। तो बी की माता सी, बी की माता सी है और बी की बहन ए है, यानी ये दोनों बहन भाई, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बी की माता सी है तो कन्फर्म है कि ए की मां भी कौन होगी? सी ही होगी। अगर ए की मां सी है, सी का पिता कौन है? डी, तो ए का ये क्या हो गया? नाना हो गया। क्या हो गया? नाना हो गया। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ? अरे अपनी मम्मी का पापा हमारा क्या होता है? नाना होता है। तो अब ऑप्शन देखो उसने क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए का संबंध पूछ रहा है। ए का संबंध से मतलब समझ रहे हो ना कि डी की ये ए लगती क्या है? डी की जो ए है वो लगती क्या है? इसका मतलब है नाना या तो नातिन होगी। देखो या तो क्या होगी? नातिन होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दोहित्री बोलते हैं, बात बोलते हैं, नवासी बोलते हैं। नातिन या नवासी। लेकिन ऑप्शन पे जब इस पे जाते हैं ना, तो यहां इन दोनों का जिक्र नहीं किया उसने। और जैसे ही ऑप्शन ये नहीं मिला तो आपने सोचा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन क्या है? गलत है। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नातिन या नवासी ऑप्शन में नहीं है तो मतलब वो क्या होगी? पोती होगी। क्या होगी? पोती होगी। और यह ऑप्शन में दिया हमारे पास ए ऑप्शन में, तो 25 का आंसर क्या होगा? ए होगा। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी हमारे दादा लगते हैं, ऐसे ही हमारी मम्मी के पिताजी भी नाना या दादा हो सकते हैं। समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने छोड़ दिया होगा या फिर ऐसा सोचा होगा कि ये क्वेश्चन ही क्या आ गया है? गलत आ गया। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। आपके पास जानकारी गलत है या अधूरी है। ठीक है,
25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलो और क्वेश्चन करते हैं। अगला 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखो आपको रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको हर विषय की जानकारी होनी चाहिए, हर विषय की। अगर आपके पास विषय की जानकारी नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते। जो 26 क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि असंगत को ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है द्वीप, दूसरा ऑप्शन है तट, और चौथा ऑप्शन है प्रायद्वीप, और चौथा ऑप्शन है नखलिस्तान। अगर अब आपको इन सबका मतलब पता है ना तो इस आंसर को अब आप तुरंत निकाल सकते हो। देखो जो द्वीप, तट और प्रायद्वीप होते हैं ना, ये पानी से संबंधित होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं जल के आसपास मिलेंगे, जल के इर्द गिर्द मिलेंगे। जो नखलिस्तान होता है ना, ये होता है मिट्टियों का टीला, रेत का टीला होता है जिसको नखलिस्तान बोलते हैं। तो कौन सा असंगत होगा इसमें? हमारा नखलिस्तान होगा। क्या होगा? नखलिस्तान होगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। अब देखो लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, खुबानी है, ये तो देखो अपने घरेलू चीजें हैं तो सभी को पता होना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका 27वें में? देखो ये 26वें में डी आया था, 27वें में भी क्या आएगा? डी ही आएगा, खुबानी। 28वां क्वेश्चन ध्यान समझो इधर। 28 हमसे बोल रहा है BAT बराबर उसने 23 दिया है और हमसे पूछ रहा है कि CAT क्या होगा? अरे आसान है, 20 1 2, 20 1 21 और 2 23, तो 20 1 3, 20 और 1 21 और 3 24, क्या आएगा? 24। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 28वें में? C। 29 हमसे बोला कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर गिनते हैं। देखो हिरण और मोर है। 29वां क्वेश्चन समझना, एक तो कौन है? हिरण है, और कौन है? मोर है। हिरण और मोरों की जो संख्या है उसने बोला है कि सिर का मतलब समझ रहे हो ना? हेड जो है 80 हैं, और पैर जो है उनके जो लेग हैं वो लेग्स जो हैं वो दिए उसने कितने? 200। अब देखो एक बात बताना मुझे यहाँ पर कि हिरण जो होगा उसके भी एक सिर होगा और मोर भी होगा उसके एक सिर होगा। समझ में आ रही है? तो यानी कि सिरों की संख्या 80 दी है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है मेरे को कि मोर और जो हिरण है ना, उन दोनों को मिला करके टोटल जो जानवर हैं वो 80 हैं। कितने हैं? 80 हैं। अब हमसे पूछ रहा है, उसने क्या पूछा हमसे? कितने मोर हैं? अब आप मुझे बताना, हिरण के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मोर के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो मोर पूछ रहा है, मोर की संख्या यानी 2 पैर वाले। और कभी भी अगर आपको 2 पैर वालों की संख्या निकालनी है ना तो उसको लिख देते हैं 4h - l/2। 4h का मतलब हेड कितने हैं? 80, माइनस l का मतलब कितने हैं? 200 और बटा में 2। 8 चौके 32, 320 में से 200 गया तो क्या हो जाएगा? 120 बटा 2 से कट गया, कितना आ गया? 60 आ गया आंसर। यानी कि मोर कितने हैं? 60 हैं। हिरण कितने हैं? 20 हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें? डी ऑप्शन सही होगा। 29 में कौन सा? डी होगा। ये हो गया हमारा 29वां। 30वां क्वेश्चन 30 नंबर का 30 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपन। सॉरी, ध्यान देना। 30वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है और 1500 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहां पर मासिक वेतन उसने ज्ञात करवाना से पूछा हमसे। देखो मासिक वेतन है, देखो एक तो हमारे पास होती है आय, एक होता हमारे पास व्यय, और एक हमारे पास क्या होती है? बचत है। यानी व्यय को अपन क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं। ठीक है। अब उसने क्या पूछा? मासिक वेतन पूछा, यानी आय पूछी है, और उसने खर्च दिया है कितना? 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, और बचत कितनी करता है? 1500 की। देखिए साथियों,
हालांकि परसेंटेज मैं पढ़ा रहा हूं, आपको वहां पर देख लेना, परसेंटेज पढ़ा रहा हूं मैं, तो वहां देखना आप कि किस तरह से ऐसा क्वेश्चन मैं करवा रखा हूं। हमारे पास अगर पहले की चीज पूछ रहा है और बाद की दे रखी है तो 100 ऊपर आएगा, और पहले की दे रखी है और बाद की पूछे तो 100 नीचे आएगा। तो यानी कि हो जाएगा कितना, 1500 गुणा में 100 बटा 75% खर्च कर दिया, कितना बचा 25, 25 चौके 100, 15 चौके 60, कितना आएगा 6000। कौन सा क्वेश्चन था ये, 30 नंबर, और आंसर कौन सा आएगा इसका, डी। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा। कौन सा आएगा, डी आएगा। तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारे इस प्रकार से बोला कि इस श्रृंखला में अगला अंक होगा। अब हमें जो श्रृंखला दी है बच्चों, ध्यान देना दोस्तों, इधर श्रृंखला क्या दी है, 2 5 9 19 37, और अगला अंक हमसे पूछ रहा है। इसके ऑप्शन दिया उसने 75 78 80 और 73। देखो ध्यान से समझना। अबे 73, अरे ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, ध्यान देना इधर। ये जो प्रश्न है ना, ये कैसे बना है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या किया है, यहां पर तो उसने किया है 2 का गुणा और प्लस में 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। यहां पर तो उसने किया 2 का गुणा -1, 5 दूनी 10 -1, कितना हो गया 9। फिर उसने क्या किया, 2 का गुणा प्लस का 1, 9 दूनी 18 और 1 19। फिर क्या किया उसने, 2 का गुणा और -1, 9 दूनी 18 -1, कितना हो गया 37। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 2 का गुणा करके एक बार तो +1 कर रहा है, फिर एक बार -1 कर रहा है, फिर 2 का गुणा करके +1 फिर -1। तो बताना, पहले +1 -1 +1 -1, तो अब क्या होगा, 2 का तो गुणा होगा लेकिन प्लस कितना होगा, 1 होगा। तो 37 दूना 74 प्लस 1 कितना आएगा 75। हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 31। नेक्स्ट 32 की तरफ देखो। 32 हमसे क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान इस प्रकार से दिया उसने, SCD, TEF, UGH, डैश 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 WKL। अब देखो, अरे तो आसान बन गया, STU, यहां क्या आएगा VW, फिर CE, देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, क्या आएगा I, DEF GH, यानी 4 2 6 2 8 और 2 कितना होगा 10 पे क्या आएगा J। तो VIJ क्या होगा आंसर, और VIJ हमारा बन रहा है दोस्तों C में। किसमें बन रहा है, C में। चलो 33 क्वेश्चन देखो दोस्तों। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार था, 1 अक्टूबर का मतलब समझ रहे हो ना, 1 अक्टूबर को, अब सन कुछ भी हो, सन से मतलब नहीं है, सन दिया ही नहीं उसने। 1 अक्टूबर को क्या है, सोमवार। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, देखो इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 अक्टूबर के 3 दिन बाद, 20 अक्टूबर के 3 दिन बाद, यानी कि 1 दिन बाद, ध्यान से समझना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ना इधर 1 अक्टूबर को सोमवार है और 20 अक्टूबर के 3 दिन बाद, तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, यानी कि 20 21 22 23। हमसे पूछ रहा है क्या, वो 23 अक्टूबर का वार पूछ रहा है। तो बताओ यहां पर 23 में से 1 को घटा दो, 22 में 7 का भाग दे दो, कितना हो गया, 22 में 7 का भाग दिया, 1 शेष बचा, तो इसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो। अरे भाई कैसे करना है, कैलेंडर पढ़ाऊंगा, पढ़ाया जाता है 30 - 1, 22 में 7 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वार जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। बात समझ में आ रही है। और जो शेष बच रहा है कितना, 1 शेष बच रहा है। जितना शेष बच रहा है, तो बाद का पूछा है तो प्लस करना है, और पहले का पूछा है तो माइनस करना है। तो बताना 1 तारीख का दे रखा है, बाद में आएगी 23 तारीख, तो हमारी, तो बाद का पूछा तो +1 करना है। किसमें, सोमवार में +1 करूंगा तो क्या आएगा, मंगलवार। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। 33 में ऑप्शन है बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों। चलो 34 35 36 में हमें एक गद्यांश दिया है, और उस गद्यांश को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसान सा पेपर आया है दोस्तों, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आया है।
यानी कि ऐसा पेपर है कि जिसने कभी रीजनिंग का नाम भी नहीं भी सुना होगा ना, और उस थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर 10% उसने दिमाग लगाया होगा पेपर में, तो कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कर दिए होंगे उसने। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, खैर। और आप तो सभी होशियार बच्चे हो और सभी ने 50 के 50 ही किए होंगे, और वैसे 50 के 50 ही किए होंगे एग्जाम में तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों, 34, 35 और 36 के लिए हमें गद्यांश दिया है दोस्तों, और उसमें क्या बोला है कि एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया। टोटल है दोस्तों 2878 कुल है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है। कुल लोग कितने हैं? 2878, जिनमें से 1652 आदमी थे। इस 2878 में से जो आदमी हैं, आदमी जो हैं वो कितने हैं? 1652। तो बताना महिलाएं कितनी होंगी, ये तो आप निकाल सकते हो ना, महिला कितनी होगी। अरे भाई 2878 में से आदमी 1652 हैं, मैं आपको बोलूं 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 80 पुरुष हैं, तो 20 क्या होंगी? महिला। 100 में से 80 घटा दिया, तो इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1226 क्या गई? महिला। समझा रहा हूं मैं आपको आराम से एक एक चीज खोल खोल के। अगला बोल रहा है 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला। तो विधेयक के खिलाफ मत, विधेयक के खिलाफ मत कितने हैं? 1226। विधेयक के खिलाफ मत डाला कितना? 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी हैं। अब यहां पर देखना, इसमें आदमी कितने हैं? इसमें आदमी कितने दिए हैं उसने? 796। अब विधेयक के खिलाफ मत जो डाल रहे हैं ना 1226, ये किस में से है? इस टोटल में से है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इन दोनों, हाँ इन दोनों में से है, मतलब इस टोटल, इन दोनों का टोटल यही तो है ना, इसमें से ये है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं देखना सर 1226 तो महिलाएं हैं, 1226 महिलाएं हैं क्या? नहीं, ये 1226 टोटल है, उसमें से 796 पुरुष हैं, आदमी हैं। तो बताना विधेयक के खिलाफ मत डालने वाली महिला कितनी होंगी? महिला कितनी होंगी? इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में से 6 गया तो 0, 12 में से देखो आप हासिल ले लेंगे, 12 में से 9 गया तो 3, यहां 11 में से 7 गया तो 4, 430 क्या है? महिला। क्या कर रही है ये? विधेयक के खिलाफ मत डाल रही है, विधेयक के खिलाफ मत डाल रही है। अब बताना मुझे यहां पर आगे क्या बोला उसने, और 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया। ध्यान से देखना इधर, अब विधेयक के हित में मत, विधेयक के हित में मत। अब विधेयक के हित में जो मत है ना, वो विधेयक के हित में मत कितने हैं? 1425 हैं। विधेयक के हित में मत कितने हैं? 1425 हैं। और 196 औरत दुविधा में थी। 196 औरत क्या है? दुविधा में है। दुविधा का मतलब समझ रहे हो ना, कि मैं विधेयक के खिलाफ मत दूं या विधेयक के हित में मत दूं। अब ध्यान से इस प्रश्न को समझना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो बताना प्रस्ताव के हित में महिलाएं कितनी नहीं है? 430 नहीं है। अब आप कहोगे सर 196 में कहां गई? अरे भाई ये तो असमंजस में है। असमंजस में कैसे हैं? मैं दूं विधेयक के हित में कि विधेयक के खिलाफ? विधेयक के हित में दूं, तो ये किसी में नहीं शामिल होंगी। ठीक है ना, इनका सस्पेंस बना ही रहेगा। ठीक है, चलो पहले का आंसर क्या आ जाएगा इसमें, यानी 34। 34 में कितने आ जाएगा? ए। कितने आदमी दुविधा में थे? अब देखो इधर, आदमी कितने दुविधा में थे? अब मुझे बताना दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान से समझना, विधेयक के हित में जो मत डल रहे हैं वो 1425 हैं। कितने हैं? 1425 हैं। आप एक बात बताना, 430 महिलाएं तो विधेयक के खिलाफ जा चुकी हैं, जा चुकी है ना, और 196 दुविधा में है। तो ये टोटल महिलाएं कितनी हो गई? 6, 9, 3, 12 का 2 हासिल 1, 5, 626 महिलाएं तो हो चुकी हैं। कौन सी? जो दुविधा में हैं और जो विधेयक के खिलाफ मत डाल रही हैं। क्लियर है? तो मुझे बताना तो विधेयक के हित में महिला कितनी होंगी?
विधेयक के हित में महिला कितनी होगी, इसमें से 625 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी 626 को, तो विधेयक के हित में इसमें से 626 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 626 को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ध्यान से समझना, यहां पर 5 में से 6 गया तो 15 में 6 गया तो 9, ठीक है। विधेयक के हित में मत की बात करा था, कितने आदमी दुविधा में थे, ध्यान से समझना इसको। 6, 15 में से 9 गया तो 6, यहां क्या बचा 1, 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है। यहां पर कितना बचेगा हमारा 13, 13 में से 6 गया तो 7। 799 क्या है, पुरुष हैं। 799 क्या है, पुरुष हैं, जो क्या कर रहे हैं, विधेयक के हित में मत डाल रहे हैं। विधेयक के हित में क्या डाल रहे हैं, मत डाल रहे हैं। अब विधेयक के हित में 799 है, विधेयक के खिलाफ कितने हैं, 726, 796 हैं। इन सबको क्या कर लो, टोटल कर लो, इन सबको क्या कर लो, टोटल कर लो। इन सबको क्या करेंगे अपन, टोटल करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर ली, यहां से ये 626 नहीं घटाना अपने को। हेलो, ध्यान दो इधर, 1200, देखो 430 तो विधेयक के खिलाफ हैं, 196 दुविधा में, तो 626 है। तो 1226 में से 626 ऐसी महिलाएं हैं जो विधेयक के खिलाफ भी हैं और दुविधा में हैं, तो बची कितनी हमारे पास, इसको माइनस करूंगा तो 600, यानी 600 महिलाएं विधेयक में हैं, तो इसमें से 600 माइनस करेंगे अपन। तो यहां कितना बचेगा, 5, 2, 825 बचेगा। क्या बचेगा, 825। 825 कौन से हैं, विधेयक के हित में पुरुष हैं। विधेयक के खिलाफ में महिला कितनी है, 796। तो बताना यहां पर 796 प्लस में 825, 6 और 5 11 का 1 हासिल, 1 10 और 2 12 का 2 हासिल, 1 8 8 1621 तो पुरुष है। 1621 जो आदमी है ना, दोबारा से फिर से समझा दूंगा, एक बार समझो इसको। 1621 जो आदमी हैं वो क्या कर चुके हैं, विधेयक के खिलाफ और विधेयक के हित में डाल चुके हैं। तो बताना यहां दुविधा में कितने हैं, दुविधा क्या, आदमी दुविधा, आदमी दुविधा, आदमी कितने दुविधा में है, आदमी कितने दुविधा में है, यानी कि कितने आदमी दुविधा में, ऐसे लिखो इसको, ऐसे लिखो, कितने आदमी दुविधा में हैं। तो 1652 टोटल है, तो 1652 कितने खिलाफ और हित में डाल चुके हैं, 1621, कितने 31, तो ये कौन सा 35वां है, ए। 35वें में क्या आएगा, ए आएगा। दोबारा फिर से ध्यान दो, अगला पूछ रहे कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत डाला, तो विधेयक के हित में मत कितनी औरतों ने डाला है, 600 ने। कितनी औरतों ने डाला है, 600 ने डाला है, क्योंकि 430 तो विधेयक के खिलाफ हैं और 196 असमंजस में दुविधा में हैं, यानी कि 626। तो ये कौन सी महिलाएं हैं, हित में डालने वाली महिला, हित में डालने वाली महिला कितनी है, 600, यानी कि 36वें में क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन आएगा। अब ध्यान दो, फिर से दोबारा समझो इस प्रश्न को, एक एक चीज को। टोटल कितने हैं, 2878, आदमी कितने, 1652, महिलाएं कितनी, 1226। क्लियर है, इसमें से इसको माइनस करके महिला निकाल ली। अब आगे क्या बोल रहा है, विधेयक के खिलाफ कितने मत गए, 1226, उसमें से आदमी कितने हैं, 796। 1226 में से 796 आदमी, तो महिला कितनी हो गई, 430। 196 महिला दुविधा में है, तो 196 प्लस में 430, तो 626 महिलाएं तो ऐसी हैं जो दुविधा में हैं और विधेयक के खिलाफ हैं। तो बताना 1226 में से 626 तो ऐसी महिलाएं हैं जो दुविधा में हैं और विधेयक के खिलाफ हैं। तो बताना हित में डालने वाली कितनी होंगी, 600। तो ये तो हमारा 36वां क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोल रहा है उसने कि क्या क्वेश्चन था हमारा पहला, प्रस्ताव के हित में कितनी औरतें हैं, औरतें अपन ने निकाल ली, प्रस्ताव के खिलाफ कितनी है, 430, ये पहला आंसर निकल गया। अब वो बोल रहा है कि पुरुष कितने हैं दुविधा में। अब देखो, पुरुष जब दुविधा में निकालने हैं ना अपने को, क्या करना है, अब मुझे बताना, ये हित में डालने वाले कितने हैं, 1426, महिलाएं कितनी है इसमें से, 600, तो पुरुष कितने होंगे, 800। 825 पुरुष तो कौन से हैं, जो हित में डाल रहे हैं, और जिसमें से 796 कौन से हैं, जो खिलाफ हैं। तो टोटल कितने हो गए ये दोनों, टोटल कितने हो गए हमारे पास ये दोनों आदमी, 1621। ये कौन से हैं, जो खिलाफ हैं और जो हित में हैं, यानी कि ये कंफर्म हो चुके हैं कि हमें एक तो हित में वोट देना है और एक हित में वोट नहीं देना है। ठीक है, ये कंफर्म हो चुके हैं। तो 1652 में से इतने कंफर्म है, तो दुविधा में कितने हैं, 31। ये प्रश्न था।
ठीक है दोस्तों, चलो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था, मजेदार क्वेश्चन था ये। 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इसमें अगर एक चीज आपने अगर ढूंढ ली तो तीनों प्रश्न आपके धड़ाधड़ आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें 37। अब तो आसान आसान क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, अब तो हमारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन था इसमें कथन दे रखा था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। चलिएगा, हाँ 37 है दोस्तों। दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं। क्या क्या दिया हमने को? 8, 10, 12, 3 क्वेश्चन मार्क 5, 48, 80, 120। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। 37वां क्वेश्चन आंसर आ चुका। कैसे? देखो, देखिए दोस्तों, इसको 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, इसको 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। देखो 8 छक्की 48, 12 दाई का 120। अब मुझे बताना 80 लेकर आना है। क्या लेके आना है? 80। तो 80 कब आएगा? जब यहां कोई संख्या होगी, उसका क्या करूंगा मैं? 2 गुणा, तब जाके यहां पर जो संख्या बनेगी उन दोनों का गुणा करके जो क्या आएगा? 80 आएगा। तो यहां कितना रखा जाएगा? 4 ही तो रखा जाएगा। या फिर आप ऐसे कर दे, तो 80 में 10 का भाग दे लो, कितना आ गया? 8 आ गया। इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4। अब देख लो ना, 4 दूनी कितना बना? 8। तो 8 दाई का कितना हो जाएगा? 80 का आंसर आएगा सी। 37वें में क्या आएगा? सी आएगा। 38वां है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अरे वाह वाह, सम संख्या आने की प्रायिकता, ओ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। बीएचटीसी के अंदर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलो। प्रायिकता के क्वेश्चन देखो, देखिए दोस्तों, एक पासा जो होता है ना, डाइस जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है? 6 फलक होती हैं और 6 अंक होते हैं। जैसे आजकल एक लूडो चल रहा है, आपको पता है ना, लूडो, वही सिस्टम है। जब उस पासे को उछाला जाता है ना, तो उसमें क्या क्या अंक आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये एक पासे को उछालने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। यानी कि टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास? 6 है। टोटल रिजल्ट कितने हैं? 6। यानी कि अगर मैं पूछूं 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बताना 6 में से 1 आ सकता है, तो 1/6। मैं बोलूं 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 एक बार आ सकता है, तो क्या होगी? 1/6। 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। अगर इन सभी का टोटल करूंगा ना मैं, तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1, 2, 3, यानी कि 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि टोटल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम आने की, जो सम संख्या आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो प्रायिकता कैसे ज्ञात होगी? आने की संभावना बटा में कुल परिणाम। आने की संभावना बटा में कुल परिणाम। तो आने की संभावना कितनी है? 2, 3, 6, यानी 1, 2, 3 संभावनाएं हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि क्या होगी प्रायिकता? 1/2 होगी। आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 38। कौन सा है? 38। ठीक है, चलो। हमारे पास सिक्का होता है, सिक्का उछालते हैं अपन, सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रायिकता पूछता है हमको। तो आप मुझे बताना, यहाँ पर सिक्के को उछालेंगे तो क्या संभावना रहती है? कुछ परिणाम तो कितने रहते हैं? कितने परिणाम रहते हैं भाई? अपन एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा, टेल आएगा, चित्त आएगा, पट आएगा। तो 2 परिणाम है हमारे पास। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। अब मैं बोलूं हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक बार ही तो आ सकता है हेड, तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। लेकिन दोनों की टोटल प्रायिकता कितने के बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ताश के पत्तों के साथ होता है, समझ में आ रही है ना? ताश के पत्तों के साथ भी ऐसे ही होता है। लेकिन अपने यहाँ पेपर सोल्व कर रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ रहे। टॉपिक पढ़ाते अपने यहाँ पर टॉपिक को करते, तो मैं बहुत अच्छी तरह से सारी चीज डिटेल में बताता आपको। चलो कोई नहीं, खैर करेंगे बात, कभी बता देंगे वो भी। 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए है। देखो 4 दर्जन, 1 डजन जो होता है ना, उसमें 12 होते हैं। तो 4 दर्जन में 12, यानी कि 12 को गुणा कर दो। इनकी लागत जो है वो कितनी है? 160 है। कितनी है? 160 है।
4 से काटो इसको कितनी बार, 4 चौक 16, 40 बार। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 ढाई का 40, यानी 3 की कीमत 10 मान के चलो तो 1 की कीमत कितनी हो गई, 10/3। हमसे पूछ रहा है कितने की हो, 3 संतरों की लागत, तो 3 से गुणा कर लो इसको, 10/3 गुणा में 3 से 3 कटा कितनी आ गई, 10 रुपए आ गई आंसर। लेकिन 10 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो 39 में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आएगा, 4 नंबर डी आएगा, जिसका आंसर क्या होगा, 10 रुपए होगा। ये हो गया कौन सा हमारा 40। चलो, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है, 1990 का पंचांग 40वां क्वेश्चन। देखो पंचांग जो होता है ना, अपन क्या करते हैं, दिए गए सन में 4 का भाग देते हैं, अगर 0 शेष बचता है तो उसमें जोड़ते हैं कितना अपन, 28। अगर 1 शेष बचता है उसमें जोड़ते हैं कितना, 7। 2 या 3 शेष बचता है तो उसमें जोड़ते हैं कितने, 11 11। कितने जोड़ते हैं, 11 11। तो दोस्तों यहां पर 1990 में 4 का भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा तो दिए गए वर्ष में कितने जुड़ेंगे, 11 जुड़ेंगे। तो 1990 में 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2001 आ जाएगा। ये रिपीटेड कैलेंडर का होता है, रिपीटेड कैलेंडर जिसको बोलते हैं। तो 40 में आंसर कौन सा आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। कैलेंडर जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे तब जाके आपको ये बातें बताएंगे। चलो 41वां क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है कि कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, तो उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है किससे। देखो कलम है, पेड़ है, पिंजरे है, कलरव। देखो कलरव वो होता है जहां पर चिड़िया रहती है, चिड़िया जहां पे रहती हैं, चिड़िया का जो घोंसला होता है उसको कलरव बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो 41 है, 41 में क्या आंसर आ जाएगा, बी। चलिए 42 को ध्यान से देखना, ये है, ये है, ये है। तो उसने क्या बोला है कि व्रत जो है वो शक्तिशाली पुरुष है। ये जो है ये बता रहा है शक्तिशाली पुरुष है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, शक्तिशाली पुरुष, ठीक है। वर्ग है जो ऊंचे पुरुष है, ये वर्ग होता है, इसको बोला है उसने क्या, ऊंचे पुरुष है। और त्रिकोण बोल रहा है सैनिक अधिकारी, ये जो है ये कह रहा है क्या है, ये है सैनिक अधिकारी है। अब हमसे क्या बोला उसने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लिखा उसने। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, सैनिक अधिकारी यानी कौन सा क्षेत्र, इसमें से कौन सा क्षेत्र, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे, वो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी बताता है, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं, जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। यानी कि प्रश्न ये बोल रहा है कि जो मेरे पास व्रत है ये शक्तिशाली पुरुष को दर्शाता है, जो वर्ग है ये देखो, ये व्रत होता है, ये वर्ग होता है और ये त्रिभुज होता है, त्रिकोण जिसको बोलते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं। व्रत जो है वो शक्तिशाली पुरुष को बताता है, वर्ग है जो ऊंचे पुरुष को बता रहा है, और जो त्रिकोण है सैनिक अधिकारी को बता रहा है। हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र, इसमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब ये हो गया सैनिक अधिकारी ऊंचे, यानी जो त्रिभुज और वर्ग में तो होगा लेकिन शक्तिशाली यानी व्रत में नहीं होना चाहिए, व्रत में नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 है, क्या ये वर्ग में है, नहीं है। 2 है लेकिन ये किसमें है, व्रत में है। 3 है, त्रिभुज में क्या नहीं है, क्या है, 4 त्रिभुज और वर्ग के अलावा किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आएगा, सी। यानी कि 4 नंबर जो है, 4 नंबर तो इसका ये प्रदर्शित कर रहा है लेकिन आंसर क्या है, सी है, ध्यान रखना इसका। 43वां क्वेश्चन 43 है। 43 क्वेश्चन तो और भी आसान है। देखो मैं आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर सोल्व करवा चुका हूं, अपन आ चुके हैं 43 के ऊपर, यानी कि हमारे 7-8 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। और एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है ना तो उसको कोई इश्यू मत बनाना,
क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें अपन सोचते तो क्या है, अपने अनुसार तो उत्तर क्या सोच लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर के मूड की बात है कि उसने अपने अनुसार उत्तर क्या बना के दिया है। एक दो उदाहरण में भी आपको जब समझाऊंगा तो पता लगेगा। देखना दोस्तों, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है, अलग बनाना है। ए जो हमको ऑप्शन दिया उसने दिया है ये, बी ऑप्शन उसने दिया हमको ये, सी ऑप्शन उसने दिया हमको ये, और डी ऑप्शन हमने दिया उसने दिया हमको। अब इसमें से भिन्न छांटना है, अलग छांटना है। अलग सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होगा, सी होगा। क्यों, इसमें इसका जैसा है, दोनों समान है, दोनों समान है, क्या दोनों समान है, क्या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। 43 में, कौन से में, 43 में, आंसर नंबर सी। 44वां क्वेश्चन 44, फिर से रिश्ते आ गए। तो रिश्ते वाले क्वेश्चन बहुत आए यार इसमें। देखो, दीपक रवि का भाई है। ये जो दीपक है ये रवि का क्या है, भाई। भाई का मतलब पॉजिटिव, और रवि नाम है तो नाम से आइडिया मत लगाओ, क्योंकि आजकल पता ही नहीं लगता, लड़कियों के नाम भी लड़कों जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये छोड़ो इस चीज़ को, तो नाम से आजकल पता नहीं लगता कि मेल है कि फीमेल है, वो तो दिखने से ही पता लगेगा, इसका भी ध्यान रखना। रेखा अतुल की बहन है। रेखा, अतुल की क्या है, ये बहन। रेखा अतुल की बहन है, बहन मतलब ये क्या हो गई, माइनस। रवि रेखा का पुत्र है। ये लो जी, रवि है जो रेखा का पुत्र, अब प्लस बोलो इसको क्योंकि पुत्र आ गया। तो दीपक का रेखा से संबंध, अब देखो इधर, रेखा का पुत्र रवि, रवि का भाई दीपक, तो इसका भी क्या हो गया, ये पुत्र ही हो गया भाई। तो दीपक क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया। 44 में ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आंसर। अरे ठीक है ढोलो, चलो 45 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। कूट भाषा के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। शायद घड़ी का क्वेश्चन नहीं दिखा इसमें अभी तक, घड़ी का क्वेश्चन नहीं आया शायद, वैसे मैंने देखा भी नहीं, आया भी हो तो आगे अभी 4-5 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। कितने हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन बच रहे, हो सकता है इन 6 क्वेश्चनों में हो क्लॉक का क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। डाइस भी इसमें आ चुका है। डाइस एक तरह से वो वाला क्वेश्चन है, कौन सा, जो सिक्का उछाला था अपन ने, डाइस, ठीक है ना, प्रायिकता वाला, उसी से संबंधित है। चलिए 45 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों हमसे, एक निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा में हमको बोला उसने PITNA, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी इसी से आपकी। SOM का अर्थ है ब्रिंग, BRINGME, वाटर। दूसरा है नाजो टोड, NAJA, नाजो TOD। इसका अर्थ उसने दिया है वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। टब ओड पिट, टब ओड पिट, टब ओड पिट, इसका अर्थ दिया उसने क्या, गिव मी टॉय, गिव मी टॉय। चौथा स्टेटमेंट दिया उसने जो लिन केट, जो लिन केट का अर्थ दिया उसने लाइफ एंड डेथ। और हमसे पूछ रहा है उसने किसका, इज का। देखिए अगर मैं इस प्रश्न को यहां करवाने लगा ना, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अपने को यहां पर इतना एक्सप्लेन नहीं करना, अपने केवल उत्तर पे ध्यान देना है। इज का पूछ रहा है हमको, इज का पूछ रहा है, तो इज किसमें है, इसमें है। अब आपको इससे संबंधित आपको यह देखना है कि इसमें वाटर है तो इधर भी वाटर है कि नहीं है, इसमें वाटर इसमें वाटर, तो इन दोनों में समान कौन सा है, इन दोनों में समान कौन सा है, NaNA। इधर क्या है, वाटर वाटर, तो यानी कि वाटर का जो कोड मिलेगा ना वो क्या मिलेगा मुझे, Na मिलेगा।
वाटर का कोड क्या मिलेगा, Na मिलेगा। अब इसमें देखो कि क्या और कुछ समान है, नहीं है, लाइफ इज लाइफ इसमें है, तो दूसरे में लाइफ और तीसरे में देखो, तीसरे में इसमें देखो, तीसरा मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, अरे सॉरी ये JA है, ये क्या है, JA है, जो O नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लाइफ है, यहां पर इसमें भी लाइफ है, यहां पर, तो इसमें क्या है, JA, तो लाइफ का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, JA, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, इज बचा, इसमें क्या बचा, TOD बचा, तो इज का क्या आ जाएगा, TOD। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, C। ये कौन सा क्वेश्चन था, 45 में आंसर क्या आएगा, C आएगा। पूरे से मतलब नहीं है अपने को। चलो ठीक है, कैसे ये सब कोड कूट भाषा अपन पढ़ते हैं, जब वहां पर बताता है अच्छी तरह से, लेकिन मैंने आपको कुछ जो इन्होंने पढ़ रखा उनकी समझ में आ गई, जो नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ गई होगी, ऐसी बात नहीं है कि किस प्रकार से छांटना होता है, ठीक है दोस्तों। चलो देखो पूरा पेपर में आपको यहाँ सोल्व करवा दिया, और इस क्लास को, इस वीडियो को सभी के पास आपको शेयर करने का दायित्व बनता है, जिसने भी BSTC का एग्जाम दिया है और जो अब राजस्थान पुलिस का एग्जाम देंगे, सो देख लेना ऐसा ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, सेम ऐसा ही, बस क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर है 46, देखो 3600 रुपए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का। देखो जो साधारण ब्याज होता है ना, SI का फॉर्मूला होता है PRT, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो P दिया उसने 3600, R रेट दिया उसने 7.5, 7.5 का मतलब समझ रहे हो ना, 7.5 गुणा में समय दिया उसने 2 वर्ष 4 माह है, तो 2 वर्ष तो पूरा 4 माह को वर्ष में बदलेंगे, 12 का भाग 4 दिया 12, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 7/3, और बटा में क्या जाएगा 100। देखो यहाँ से 10 में उठाऊंगा, नीचे 0, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 5 से काटा 15, 3 दूनी 6 छंगा 36, 15 छक्की 90, और 90 को 9 सत्ते 63, कितना आ गया 630। 630 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो 46 में क्या आएगा, आंसर नंबर D आएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो 47, देखिए 47 बोला कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी कि उसकी स्पीड दे दी अपने को, चाल क्या दे दी उसने, 72 किलोमीटर प्रति आवर। 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई पूछ रही है भाई साहब। देखो यहां पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आ गया, समय दूरी चाल से। अब समय दूरी चाल का अगर कॉन्सेप्ट में आपको यहां बताने बैठ गया ना, तो पूरे के पूरे 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूं कैसे करना है। देखो यहां पर अपने को कुल मालगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो कुल दूरी ज्ञात कर लो, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। जो टोटल दूरी जो होती है क्या, चाल गुणा में समय। चाल उसने दिया है 72, देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय जो दिया उसने 26 किस में दिया है, सेकंड में दिया है। 26 किस में दिया है, सेकंड में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा, 18 चौक 72 यानी 5 चौक 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 गुणा में 26, तो 26 दूना 52 यानी 520 टोटल आ गई 520। अब उसने क्या दिया, उसने एक 250 मीटर तो लंबा प्लेटफॉर्म है, अरे 520 में से 250 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है, पार कब करेगी, ध्यान दो इधर, पार करने का मतलब समझो। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, अब ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, जैसे ये रेलगाड़ी यहां पर आएगी, यहां अब यहां से ये चलना शुरू होगी, प्लेटफॉर्म कांस्टेंट है हमारे पास, रेलगाड़ी चल रही है, ये चली यहां पर बताना क्या पार करी क्या, नहीं, अब करी नहीं, ये लो जी, ये पार कर गई। अब पार करने का मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या था हमारा प्लेटफॉर्म, ये क्या है रेलगाड़ी, तो पार करने का मतलब समझ गए ना, टोटल दूरी कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में रेलगाड़ी की लंबाई जो क्या है 520 आ गई हमारे पास, टोटल 520 आ गई। उसमें से हमें रेलगाड़ी की या मालगाड़ी की लंबाई पता है, तो सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, तो मालगाड़ी की निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 370 क्या है हमारे पास ऑप्शन में, 270 ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 47 में सी। ये होते हैं मैथ के क्वेश्चन, आसान आए इसमें। चलो 48 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको और फटाफट निपटा लेते हैं। तो पूरा पेपर सोल्व करवाए, इसलिए थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है। आप इस क्लास को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों इसमें आपको।
मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो को बहुत अच्छी है, लाइक करना, शेयर जरूर करना। हर जो BSTC का एग्जाम दिया विद्यार्थी उसके पास जाके पहुंचे ये क्लास, ठीक है ना। और ऐसा सेम पैटर्न से ही राजस्थान पुलिस का पेपर बनेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हारा आपको। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो उसका पीछे से कौन सा स्थान है? देखो टोटल दे रखा है 49, एक तरफ से स्थान दे रखा है, माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो, उसमें 1 कर दो, तो कितना आएगा टोटल? 32वां। तो 48 में क्या आएगा हमारा आंसर? 48 में आएगा सी। असंगत को ज्ञात कीजिए। 49 असंगत बोला धर्मयुद्ध अभियान खोज यात्रा समुद्र पर्यटन। ये लो जी, धर्मयुद्ध अभियान खोज यात्रा समुद्र पर्यटन। अब देखो असंगत पूछ रहा है, तो अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन, ये तो सारी क्या है? यात्राएं हैं, या कुछ ना कुछ कहीं पर जाने की बातें कर रहा है। और धर्म युद्ध की बात कर रहा है, यानी कि युद्ध की बात कर रहा है। धर्म युद्ध का मतलब आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बाबर और जब राणा सांगा के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो उसने जब जिहाद का जो नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था, अब सन कितनी थी वो? 1527 के आसपास, 27 थी, कितनी थी वो आपको याद होगी, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा BSTC का एग्जाम के टाइम। तो यहां पर धर्म युद्ध जो होता है ना, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध, जब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था उसको धर्म युद्ध बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए। और उसकी वजह से नहीं आएगा कि बाबर ने दिया था, असंगत है इसलिए आएगा, ध्यान रखना। कभी ये सोच लो कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया था इसलिए यहाँ पर धर्म युद्ध आएगा। ये तीनों से अलग ये है, क्योंकि अभियान का मतलब होता है कि कहीं जाना होता है, किसी चीज की खोज में या किसी चीज की तलाश में या कुछ करने के लिए। और खोज यात्रा का मतलब भी कहीं जाना होता है, और समुद्र पर्यटन का मतलब वो भी घूमने वाली बात कर रहा है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 50 क्वेश्चन पर आ गए साहब। 50 क्वेश्चन हो गया 15/16 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है दोस्तों 16/6, सी ऑप्शन है 7/8 और डी ऑप्शन है 11/12। और हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा अंक। छोटे अंक को कैसे ज्ञात करना है, कैसे पता लगाएं? अब पता लगाना कैसे है, ध्यान दो, इनमें भाग दे दो आप सभी में। देखो 16 में 6 का भाग दूंगा तो सबसे ज्यादा आएगा, ये तो कट गया, ये तो छोटा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पूछता तो आंसर क्या होता? बी होता, क्योंकि ये दशमलव में नहीं बनेगा, पूरा दशमलव में बनेगा लेकिन पहले दशमलव से पहले कोई अंक आएगा। 6 दूनी 12, यानी कि लगभग ये क्या आएगा? 2.6 दूनी 12 और 4 बच गया, 6 दूनी 12, 4 16, 4 40 हो गया। तो 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, लगभग ये आएगा 2.66। 15 में 16 का भाग दे, 15 में 16 का भाग देना है। देखो 16 पॉइंट भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 150 बना दो, अब हो जाएगा 16 नाम कितना? 144। 144 बच गया कितना? 6 0। तो एक बार देके देख लो तो भी नहीं बनेगा, तो इससे छोटा तो यही बन गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें दो, यहाँ पर 8 में 7 का भाग, 8 का भाग 7 में, 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा दो, यहाँ 70 बना लो। तो 8 और 7 8 8 ये 64 है। तो बताना अब ये 0.9 छोटा है या 0.8 छोटा है? 0.8 छोटा है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हमारा। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है। देखो 11 में 12 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 कर लो, 12 नाम का कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो बताना इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? 7/8 सबसे छोटा अंक होगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, BSTC का जो 31 अगस्त को पेपर हुआ था उसके रीजनिंग के पार्ट का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, समझा दिया है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, शेयर करना है आपको दबा के इसको, ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके और वो समझ सके, इन चीज़ों को सीख सके इनको। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके BSTC के पार्ट A का, अब जो कि मेंटल एबिलिटी थी, मानसिक अभिरुचि थी, उसके पेपर का मैंने सॉल्यूशन आपको यहाँ करवा दिया। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन अपन ने ध्यान से समझा। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अपन सोचते तो कुछ और है और वहां आंसर मान कुछ और लेता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं, यहाँ पर छोटी सी बात है। एक बार एक क्वेश्चन आया था 16, 25, 64, 36, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और बोल रहा है कि निम्न में से असंगत को ज्ञात करो। असंगत वाले आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए ना, ऐसे ही बोल रहा है कि इसमें से असंगत को ज्ञात करो। अब यहां पर जब असंगत की बात होती है ना दोस्तों, तो देखो यहां पर आंसर
16 4 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। सारी की सारी अगर आप इस नजर से देखते हो तो 6 का मतलब कि वर्ग संख्याएं बन रही है। अब यहां पर आंसर 3 बार एक क्वेश्चन आया तो 2 बार तो उसने आंसर माना है, ये 2 बार तो उसने 64 आंसर माना है, क्योंकि यह एक 4 का घन भी बन रहा है, 4 का घन भी बन रहा है। तो तर्क सही है, इसका सही तर्क है ना, ठीक है। एक बार उसने आंसर ये माना है, ये क्यों माना है, क्योंकि यह एक विषम संख्या का वर्ग है। भाई ये 4 का वर्ग, 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये 5 का वर्ग है, तो एक विषम संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों रीजनिंग है, ये तर्क शक्ति है। यहां पर देखो तर्क ये भी सही है, इसका समझ में आ रही है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन यहां पर आपको समझाया यार, आंसर की जब आए उसमें अलग डिफरेंस आंसर आ जाए तो इसका मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक के अनुसार वो आंसर सही है, लेकिन हो सकता है कि उसने किसी और लॉजिक से आंसर कुछ और मान रखा हो। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। और छोटी मोटी मिस्टेक हर किसी से होती है, गलती इंसान से ही होती है। अगर मान लो कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई हो तो उसका कोई ज्यादा इश्यू ना बनाए, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रयास से आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से हल करके बताया है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को तर्क के साथ हल करवाया है, लॉजिक के साथ हल करवाया है। अब मैंने घास नहीं काटी है, उसका लॉजिक दिया है, तर्क दिया है कि अगर ये गलत है तो क्यों है, ये सही है तो क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये पेपर कल आया था और कल आते ही मैंने सोच लिया था कि यार इसका एक बार सोल्यूशन आपको जरूर करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 1 से 1.5 घंटा जो भी लगा हमारा, हमने आपको और इस पेपर को बता रहा हूँ, इसी पैटर्न के आधार पर आपके राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको इस बात को देखना, और आपके साथ जिन्होंने भी बीएसटीसी का एग्जाम दिया है सबको आपको शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और अच्छी तरह से अपने आगामी जो पेपर हैं, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जो भी उसकी तैयारी करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी से। बाय बाय, टेक केयर।